हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स को समझने के लिए, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि यार एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली है तो केमिस्ट्री का टॉपिक, बट यार हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं जब हम 12th क्लास में जाते हैं, और जब एटम चैप्टर होता है, जब न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, तो वो भी बेसिकली किधर आता, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही आता। तो यार हम लोग कोशिश करते हैं कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्लास 11th में केमिस्ट्री में है और जो 12th में फिजिक्स में है, उस सारे को साथ में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मीन्स अगर हम इस चीज को बोले तो एक पोर्शन आपको, अगर हम केमिस्ट्री मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, तो एक भाग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है और 2 भाग आपको कहाँ पे पढ़ना है, फिजिक्स के अंदर पढ़ना है। तो क्यों ना एक इधर उधर करने से अच्छा है कि एक ही साथ पूरा कवर करते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी पार्टिकुलर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, लेट अस सपोज अभी मेडिकल का ट्रेंड है और मेडिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को मिला लेते हैं, तो यार मिनिमम 10 क्वेश्चन हमारा कवर होता है यहाँ से। 9 से 10 क्वेश्चन हर हाल में कवर होता है यहाँ से, ठीक है। आप वेटेज उठा करके चेक कर सकते। तो इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन यार यही नहीं होता, 40 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यार अगर हम इसकी बात करते हैं तो हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन कौन लोग पढ़ सकते, तो यार ये कॉमन सा टॉपिक है, ठीक है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, आप ये मत बोलना कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो और फिर केमिस्ट्री कहाँ से उठा करके लेकर के आए, कोई एक चीज पढ़ा है ना। तो ये यार कॉमन सा टॉपिक है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। और अगर हम इसका इम्पोर्टेंस का बात बोले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसका कवर होता। और हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ चलेंगे, एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को छोड़ करके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड से ही अपना एनसीईआरटी शुरुआत भी होता है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक, यहीं से हम लोग शुरुआत करें। तो ये जो रदरफोर्ड साहब जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या चीज एपरेटस लिए, कौन कौन सा सामान लेकर के ये एक्सपेरिमेंट करते, तो वहां से आते फिर हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला सा बात यार हम लोगों को क्या पढ़ना है कि मॉलिएबिलिटी, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है ना, हम लोग यार 9th 10th के अंदर पढ़ते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, मॉलिएबिलिटी, है ना। तो यार मॉलिएबल के बारे में यहाँ पे जानना है। तो मॉलिएबल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे मॉलिएबल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि यार आप एक हथौड़ी ले लो और हथौड़ी से किसी चीज को पीटना शुरू कर दो, और फिर पीटते पीटते वो खूब पतला सा थीन सा सीट हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं मॉलिएबिलिटी। और जितना ज्यादा पतला होगा उतना बेस्ट मॉलिएबल उसका प्रॉपर्टी होगा, है ना। मतलब सीधा साधा शब्दों में अगर मेरे को बोलना हो मॉलिएबल का मतलब, तो कोई ऐसा मेटल जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सके, और नॉर्मल सा थिन शीट्स नहीं, काफी लंबा और चौड़ा सा थिन सा शीट्स, और जितना ज्यादा लेंथ और ब्रेथ उसका फैलेगा उसको हम उतना ज्यादा मॉलिएबल मेटल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो केमिस्ट्री के अंदर यार सबसे ज्यादा जो मॉलिएबल मेटल होता है, मोस्ट मॉलिएबल मेटल जो होता है वो होता है गोल्ड, है ना। गोल्ड, गोल्ड नाम सुन करके तो मतलब हम लोगों का दिमाग हिल जाता है ना। और इंडियन फैमिली में सबसे ज्यादा गोल्ड का यूज भी है। चलिए उन सब बातों पे नहीं जाते हैं। गोल्ड सबसे बेस्ट मॉलिएबल मेटल क्या है, गोल्ड है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड, इसी का लैटिन नेम क्या होता है यार, ऑरम होता है, ऑरम, ठीक है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ये हो गया आपका 79। मतलब, और एटॉमिक नंबर को हम क्या चीज से दिखाते हैं, तो हम लोग जेड से दिखाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट ABCD होता है ना, उसी का जेड, ठीक है। जेड मीन्स इसका एटॉमिक नंबर गोल्ड का कितना हो गया यार, तो 79 हो गया, 79 हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड। ये सब एपरेटस है जिसको लेकर के रदरफोर्ड ना एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अच्छा, अभी हम आपको क्या बोले थे यार, मॉलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी को आप पीटना शुरू कर दो हथौड़ी लेकर के, तो लेट अस सपोज ना 1 ग्राम आप गोल्ड ले लिए, कितना, 1 ग्राम, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम जैसे होता है ना, 10 ग्राम, 10 ग्राम को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक भर बोलते हैं, ठीक है, जो मार्केट में बिकता है 50, लगभग 60,000 के आसपास का, इसी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो इसी 10 ग्राम में से आपको क्या करना है, एक तो यार 10 ग्राम भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इसमें से ना आप क्या करते हैं, 1 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम को जब आप लेंगे ना, तो इसको जब आप पीटना शुरू करेंगे ना हथौड़ी से, तो ये क्या हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना लंबा और कितना चौड़ा,
तो यार 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, कितना? 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया कुछ ऐसा बात है कि 1 मीटर लंबा और चौड़ा ना, अगर हम एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, 1 ग्राम एल्यूमिनियम को ले लेंगे, तो उसको भी अगर पीटना हम शुरू करें ना, तो एल्यूमिनियम नहीं टूटेगा और 1 ग्राम लंबा और 1 ग्राम चौड़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम भी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि जो गोल्ड है, जो सोना है, ये सबसे ज्यादा मॉल्युएबल मेटल है? आपका क्वेश्चन एकदम लॉजिकली बिल्कुल करेक्ट है। तो ठीक है, क्या 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम और पीटना शुरू करें तो इसको और चौड़ा हो जाना चाहिए था? तो हाँ जी, अगर हम 1 मीटर लेंथ और चौड़ा जो गोल्ड है, मीन्स 1 ग्राम को पहले कन्वर्ट करती है 1 1 मीटर में, उसको जब आप और हथौड़ी से पीटना शुरू करोगे ना, तो वो 300 मीटर लंबा सीट बन जाएगा। कितना? 300 मीटर लेंथ और 300 मीटर विड्थ, ठीक है। और उसका क्या मतलब हुआ कि उसको जब आप अपने आंख के सामने रखेंगे ना, तो आर पार आपको दिख जाएगा। और 300 मीटर आप समझ सकते हैं, 100 मीटर का रनिंग ट्रैक होता, और मतलब 100 200 300 मीटर, तो 300 मीटर आप लगभग 1 ग्राम जो सामान है, 1 ग्राम सामान आप 300 मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्योरली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही शेष कि 300 ग्राम जो है, 300 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा, थीन शीट्स में, थीन और कैसा, ट्रांसपेरेंट प्लेट बोल लीजिए या सीट बोल लीजिए, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इसके थिकनेस की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज यार अपने पास ये गोल्ड का सीट है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अपने पास गोल्ड का सीट है, ठीक है। तो आप बोलोगे ना कि भाई मेरे इसका थिकनेस कितना होता है? थिकनेस का क्या मतलब होता है? मोटाई। इसका मोटाई कितना है? तो ये जो थीन गोल्ड फॉयल है या जो थीन सीट है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बोले तो 10 के पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर है। मतलब इसका थिकनेस कितना होता? तो 1/10⁴ सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में बनाना है, क्या करेंगे? इसको डिवाइड करते हैं ना, तो यही 10 के पावर जो 4 है, ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6 मीटर हो जाएगा। मतलब इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? टी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, है ना। अच्छा, -6 का मतलब क्या होता है यार? तो -6 का मतलब आप सीधा सीधा सा क्या बोलोगे कि -6 तो भैया माइक्रो होता है ना, आप बोलोगे ना माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 10⁻⁻6 जो थिकनेस है, ये क्या हो गया? 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो म्यू एम से। क्या चीज से? म्यू एम से। चलिए, इतना कहानी समझ आया? अच्छा, जब यार आप नाम पढ़े थे, तो क्या नाम पढ़े थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साइंटिस्ट का नाम हो गया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यही ना। तो ये जो अल्फा है, ये क्या होता है? आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मीन्स दूसरा सा पॉइंट हमारा, अल्फा क्या होता है? अल्फा रे क्या होता है? आप बोलोगे ना कि अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो आइए अल्फा रे के बारे में समझते हैं। अल्फा रे यार बेसिकली क्या होता है? He प्लस प्लस। He प्लस प्लस मतलब क्या होता है? हीलियम। हीलियम प्लस प्लस, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? हीलियम न्यूक्लियस। जैसे देखिए, अगर हम लेटेस्ट सपोज ना क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस की, लेट अस सपोज ये हेलियम का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है यार? तो न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन, और क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो आउटर मोस्ट सेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है। अच्छा, तो He प्लस प्लस, प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ कि ये ना दो प्लस चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब हुआ कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। जैसे मानिए ना, हम ये चीज आपको बताए हैं इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में। लेट अस सपोज एक आदमी है ए और एक आदमी है बी। ये आदमी को अभी आप चार्ज ले लीजिए, और ए पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब ए के अंदर में क्या करेगा ना, ए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा। और नेगेटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो He प्लस प्लस, लेट अस सपोज ना ए पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो He प्लस प्लस को ही हम लोग अल्फा रे बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्लस प्लस चार्ज को, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, एक और इलेक्ट्रॉन था, ये भी चला गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? तो अंदर में क्या बच गया? सिर्फ न्यूक्लियस बच गया। तो इसी को हम लोग देखते हैं He प्लस प्लस 4 2, या हम इसको क्या बोल देते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। मीन्स अल्फा रे को आप क्या बोल सकते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस। ये कोई यार नॉर्मल सा बात नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको अभी दिखाते हैं। अभी आपको इतना सा समझना है बात कि अल्फा रे क्या होता है? तो अल्फा रे यार हीलियम का न्यूक्लियस होता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आप समझते हैं। लेट अस सपोज ना हम हीलियम एटम ले लेते हैं। क्या करते हैं? हीलियम एटम ले लेते हैं। लीजिए ना, हीलियम का एटम ले लिया, He4 और 2। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? तो 2। और इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 4। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितना हो गया?
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, तो 2 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स जो आपका एटॉमिक नंबर है ये कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, 4 - 2 विच इज 2, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखिए 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यही तो अभी पढ़े, और 2 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं सेल में बाहर, ठीक है। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन ना बाहर इसको निकाल देते हैं, तो ये हो जाता है, अंदर में क्या बचता है, लेट अस सपोज ये देखिए, ये है अपने पास में हीलियम, ठीक है। अच्छा, हीलियम, और क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ना ये He++ और हम इसको ऐसे लिख देते हैं प्लस का 2E-, ठीक है। अच्छा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको आप बाहर निकाल दीजिए, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये वाला जो पोर्शन बचा ये क्या बचा, यही तो हीलियम न्यूक्लियस बचा, और यही तो अल्फा पार्टिकल है, तो He++42 बोल दीजिए, या आप इसको अल्फा पार्टिकल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अल्फा रे। अल्फा रे, ठीक है। तो एच अल्फा रे क्या हो गया, यही चीज तो हो गया, He++42, ठीक है। अब चलिए इतना कहानी हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं चार्ज ऑन अल्फा। क्या चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भैया, जो अल्फा है, अल्फा को आप क्या बोले, तो अल्फा को आप बोल दिए हीलियम न्यूक्लियस बोल दिए, He++ बोल दिया, है ना। अच्छा, मीन्स इसके ऊपर कितना यूनिट का चार्ज है, 2 यूनिट का चार्ज है, 2 ही यूनिट का तो चार्ज है मेरे भाई, तो हम क्या इसको +2 ही बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। अच्छा, तो +2, ई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, तो हम क्या लिख दिया, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। अच्छा, 1.6 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। अच्छा, तो ये हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। उसी तरीके से ना 2 और यूनिट आपने पढ़ा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज और एक पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, +2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻ के ESU। ये जो ESU आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो ESU आप पढ़ रहे हैं, ये ESU क्या होता है यार, चार्ज का 2 यूनिट होता है, एक तो होता है SI यूनिट, एक होता है CGS यूनिट। SI यूनिट में होता है चार्ज का कूलम्ब, और जो CGS यूनिट होता है, CGS यूनिट को 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, एक बांटा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो जो ESU है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज है, और अगर आपको ये सब बात नहीं पता चल रहा है तो आप मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो वीडियो, ये जा करके आप बेसिक सा लेक्चर, स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देखेंगे, तो ये वाला चीज आपका क्लियर हो जाएगा कि ये हम क्या बोल रहे हैं, ESU और EMU, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ESU में कन्वर्ट किए, जो कि क्या हो गया, 2 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻10 ESU। ESU का मतलब हम आपको यहाँ पे लिख देते, जो कि क्या होता है, तो जो कि होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछता है कि अल्फा पे चार्ज कितना है, तो अल्फा पे चार्ज है +2E का। अल्फा पे कितना चार्ज है, +2E का, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ना हम बात कर लेते हैं अल्फा रे का। यार चार्ज है तो मास भी होगा, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, मतलब मास है। अच्छा, किसी बॉडी के ऊपर मास है तो क्या उसके ऊपर चार्ज होगा, कोई जरूरी नहीं है। लेट अस सपोज ना मेरा कुछ मास है, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ऊपर चार्ज है, बट कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है का मतलब उसके पास क्या है, या तो नेगेटिव चार्ज है या तो पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन ले लेते तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, अगर हम प्रोटॉन ले लेते तो प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास है। मीन्स अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है तो मास भी है, तो ऐसे ही अल्फा रे के ऊपर चार्ज है तो मास भी होगा। तो हम मास के बारे में देख लेते हैं। अल्फा रे क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, विशेष इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हीलियम का न्यूक्लियस बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है यार, तो टेंशन नहीं लेना है, ये सब बेसिक सा बात है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट है, ठीक है। अच्छा, तो एम अल्फा का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा मतलब क्या हो गया, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का मास और 2 न्यूट्रॉन का मास। अच्छा, अब ना हम आपको छोटा सा बेसिक सा चीज यार बताते हैं। अगर हम +E को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं या पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो इसका मास होता है कितना, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, प्रोटॉन के केस में। अगर हम यही चीज न्यूट्रॉन ले लेते तो न्यूट्रॉन के केस में क्या होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ पे देखिए 6 7 दोनों में सेम है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 0.005 में से 2 गया 3, इतना का डिफरेंस। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं कि यार जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है लगभग लगभग मिलता जुलता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा बोल सकते हैं ना।
तो हम इसी चीज को बोल रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन लगभग लगभग मिलता जुलता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए दो मास ऑफ प्रोटॉन को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते मेरे भाई कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस दो मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी मास ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप इसको क्या बोल देंगे, चार मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ अल्फा क्या हो गया, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, कितना हो गया, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर से हम यही बात बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जा करके देखेंगे, आपको ये वाला चीज पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, ये बात हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैट के कंसेप्ट से बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, तो 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो मास ऑफ अल्फा आपके पास क्या आ गया, 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन। हम इसी के जगह पे क्या करते हैं 4, और मास ऑफ प्रोटॉन के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं 1837 गुने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4, हाथ में 1, और 4 8 32 1 33 के 3, हाथ में 3, और 4 1 4 3 7, मतलब मास ऑफ अल्फा आपका कितना आ गया, तो मास ऑफ अल्फा आ गया 7348 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही होता है अल्फा का मास, ठीक। चलिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ अल्फा मेरे पास 4 मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, इसी चीज को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 24 ग्राम हो जाएगा। केजी में अगर हम करेंगे तो 4 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 केजी, ठीक है। चलिए, यही बात हम लोग पढ़े। अच्छा, 6 नंबर पॉइंट देखिए, तो अल्फा रे हीलियम प्लस प्लस, इसी को हम लोग लिख रहे हैं तो He प्लस प्लस 4 2, इसी को हीलियम न्यूक्लियस बोल दे, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बोल दीजिए, है ना, ठीक है। अब देखिए, एक यार क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी एडवांस के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि इस वीडियो को कौन लोग देख सकते हैं, तो यार ये वीडियो जो लोग जेई का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो लोग आईआईटी एडवांस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है भी है, ठीक है, सब लोगों के लिए। तो हम सबसे पहला सा क्वेश्चन लिए है आईआईटी एडवांस का, और इस क्वेश्चन में क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, रदरफोर्ड का हीलियम न्यूक्लियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, हीलियम न्यूक्लियस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिया गया, ठीक है। तो आपको ना 3 4 ऑप्शन दिया था, एक दे दिया था हीलियम का एटम, एक दे दिया था हीलियम प्लस, ठीक है, एक दे दिया था हीलियम माइनस, और एक दे दिया था हीलियम का न्यूक्लियस। तो हम आपको क्या बोले थे कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया था, तो हीलियम का न्यूक्लियस लिया गया था, विच इज क्या है, अल्फा रे का सोर्स है, ठीक है। तो यही चीज पूछा गया था क्या चीज में, तो आईआईटी एडवांस के अंदर, तो आपको क्या लिखना था, रदरफोर्ड हीलियम He प्लस प्लस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अगर ये है तो, नहीं तो अदरवाइज हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना यार क्या हम लोग को पढ़ना है कि ये जो सीट के बारे में आप पढ़े थे विच इज 10 टू द पावर माइनस के 6 मीटर, इस सीट के ऊपर अल्फा रे को गिराए, कौन अल्फा रे को गिराते, तो रदरफोर्ड साहब। और ये सीट कैसा है, तो पतला सा सीट है, थीन का गोल्ड फॉयल है, ठीक है। अच्छा, अब ना आपका एक क्वेश्चन होगा कि भैया अल्फा जो रे आप बोल रहे हैं बार बार अल्फा रे, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से अल्फा रे आएगा, ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस तो हम बोल दिए, ठीक है, बट इसका और क्या क्या सोर्सेज है, अल्फा रे किधर से निकलेगा, ठीक है, अल्फा रे किधर से निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाई देखो, अल्फा रे का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रे, ये क्या है, तो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं से ले आओ तो आपको अल्फा रे निकल जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल जो लोग भी पढ़े, तो सेकेंड ए ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट है विच इज BeMg, ठीक है, CaSr और Ba, ठीक है, उसके बाद रेडियम आपका हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ आता है हमारा किसके अंदर, तो सेकेंड ए के अंदर। तो सेकेंड ए के अंदर में ये देखिए, ये जो रेडियम है, ये बेसिकली ये क्या है, तो हमारा अल्फा रे का बेस्ट सोर्स है, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ए ग्रुप, और सेकेंड ए ग्रुप के अंदर में हमारा आ गया रेडियम, ठीक है। देखिए, तो Ra मतलब क्या हो गया, रेडियम। रेडियम क्या है, तो यार रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एटम है, कैसा एटम है, रेडियो एक्टिव एटम। तो रेडियो एक्टिव एटम का क्या काम होता है, तो रेडियो एक्टिव एटम अल्फा, बीटा, गामा, इन सब रे को एमिट करता है, और हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, 4 डायरेक्शन तो नोन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बचा कुचा जो भी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी है, हर एक डायरेक्शन में क्या चीज को एमिट करता है, तो यार अल्फा को, बीटा को, गामा को, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एटम बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एटम, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा को एमिट करता है रेडियम बेसिकली। अब देखिए, अब ना मेरे पास ये है गोल्ड का फॉयल, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पास में क्या है मेरे भाई,
तो ये है अपने पास में गोल्ड का फॉयल है और ये है रेडियम। तो रेडियम क्या चीज को एमिट कर रहा, तो यार अल्फा रे को एमिट कर रहा, उसके बाद बीटा को, उसके बाद क्या चीज को, गामा को, है ना। रुक जाइए, कलर एक सेकेंड चेंज कर लेते हैं हम लोग, अल्फा बीटा गामा। और एक चीज देखिए, ये ना हर एक डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, इधर भी अल्फा बीटा गामा, इधर भी, इधर भी। और यहाँ पे क्या है, एक बच्चा खड़ा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, और एक चाइल्ड है, ठीक है, ये खड़ा है, तो इसको भी अल्फा बीटा गामा रे लग सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको ये पेनेट्रेटिंग पावर की बात करते हैं, पेनेट्रेटिंग का क्या मतलब होता है यार, आर पार हो जाना, है ना, पेनेट्रेट कर देना, छिद्र कर देना, ठीक है। तो पेनेट्रेटिंग पावर, या हम इसके एनर्जी की बात कर ले, सीधा साधा भाषा में होता है ना, एक मोटा चौड़ा सा तगड़ा सा आदमी है तो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, पतला दुबला सा आदमी है उसके पास थोड़ा सा कम एनर्जी होता है ना, ऐसे लॉजिकली अगर हम देखें तो, ठीक है। अब एकदम मोटा मतलब क्या ही बोल सकते, कचौरी की तरह नहीं कि थोड़ा भी एनर्जी नहीं है ना। तो पेनेट्रेटिंग पावर या हम एनर्जी की बात करते हैं यार, तो सबसे ज्यादा अपने पास जो गामा रे है इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता, फिर होता है बीटा के पास, और फिर होता है अल्फा के पास। मीन्स अगर मेरा हाथ है और मेरे हाथ के ऊपर अगर आप गामा रे को डालेंगे तो मेरे हाथों के आर पार हो जाएगा गामा रे, सबसे ज्यादा एनर्जी, बीटा भी हो जाएगा, ठीक है, और अल्फा भी हो जाएगा, ठीक है। बट अल्फा उतना ज्यादा नहीं होगा जितना गामा हो जाएगा। मीन सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, ठीक है। इतना ज्यादा यार ये लोग खतरनाक है, बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे, कि बीटा रे और गामा रे से तो सडन डेथ हो विद इन अ सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चौथे पॉइंट पे। तीन पॉइंट अभी तक यार हम लोग डिस्कस कर लिए, चौथा पॉइंट है अपने पास लीड। अब आप पूछोगे यार ये लीड आप क्या बोल रहे हो, लीड आप कहाँ देखते हैं, पहले हम आपको लीड दिखाते हैं। यार घर के अंदर ना, हर किसी के घर के अंदर इन्वर्टर है, बैटरी लगा हुआ है ना। अच्छा, तो बैटरी में ना जो प्लस साइड होता है और माइनस जो साइड होता है, वहां पे एक ब्लैक कलर का आपको गोला सा रड टाइप दिखता है, वही बेसिकली क्या होता है, लीड होता है। लीड का लैटिन नेम क्या है मेरे भाई, तो लीड का लैटिन नेम है प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम। और ये है प्लम्बम, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल हेवी एटम है, क्या है, लीड जो है मोस्ट स्टेबल हेवी एटम है, कौन, लीड, ठीक है। अच्छा, तो इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है। अगर आप क्या बोल सकते हैं, इतना पतला सा ये जो पेन है ना, अगर इस पेन या हम मार्कर बोल देते, लेटर सपोज ना हम मार्कर उठा लेते, ठीक है, ये अपने पास मार्कर है, इतना सा जो मार्कर है ना, इतना अगर आप लीड ले लेंगे ना, तो ये लगभग 1 kg के आसपास आएगा, 800-900 ग्राम के आसपास आएगा, इतना ज्यादा इसका डेंसिटी है, ठीक है, मोस्ट स्टेबल है और हेवी एटम है ये बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो जो लीड का ब्लॉक होता है ना, पीवी ब्लॉक, ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं क्या चीज के लिए, तो यार इसका हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट के स्टोरेज के लिए। क्यों, क्योंकि ये ना अपने अंदर से, लेट अस सपोज ना यार, मेरे पास ये लीड का ब्लॉक है, ये मेरे पास में ब्लॉक है, ठीक है, लीड का, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेडियम डाल देते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा रे इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा पाएगा, इस ब्लॉक के बाहर नहीं जा पाएगा। मीन्स हमको अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को स्टोर कर करके रखना है तो हम क्या चीज लेंगे, लीड लेंगे, ठीक है, लीड को लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, मीन्स इसी चीज को, ये हो गया अपने पास में रेडियम, अल्फा बीटा गामा रे, और ये क्या हो गया, लीड का ब्लॉक हो गया, लीड ब्लॉक, ठीक है, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पीवी का ब्लॉक बोल देते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा रे को अपने से बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 क्या है यार, तो कोबाल्ट 60 भी जो है रेडियो एक्टिव एटम है, क्या है, कोबाल्ट 60 भी है रेडियो रेडियो एक्टिव एटम है, ठीक है। बजाने वाला रेडियो नहीं यार, रेडियो एक्टिव एटम, रेडियो एक्टिव एटम हम किसको बोलते हैं, तो जो अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे को एमिट करता। और अभी हम जस्ट पढ़े कि गामा रे का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का, ठीक है। तो ये कोबाल्ट का कहानी कहाँ से आ गया, तो यार जिनको कैंसर हो जाता है ना, तो कैंसर में जो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होता है, तो उसमें क्या होता है ना, कि बेसिकली अल्फा रे को लिया जाता है, ठीक है, और अल्फा रे को ना आपके स्क्रीन पे डाला जाता है, जिससे कैंसर का सेल बर्न करता है, और जिनको अगर कैंसर नहीं हुआ है उनके ऊपर अगर अल्फा रे दे दिया जाए तो कैंसर का सेल एक्टिवेट हो जाएगा, मीन्स उनको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 जो है ये इसका यूज करते हैं कौन, डॉक्टर लोग, जो रेडियोथेरेपिस्ट है, जो केमोथेरेपिस्ट है, क्या चीज के लिए, तो कैंसर के सेल्स को किल करने के लिए। जो यार आप लोग सुनते हैं ना कि किसी को कैंसर हो गया और उनको कीमो चढ़ रहा है, कीमो चढ़ने का क्या मतलब होता है, अल्फा रे से उनको उनके जहां भी जिस भी पोर्शन में, लेट अस सपोज मान लेते हैं ना, ये वाला पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन, और यहाँ पे कैंसर का सेल एक्टिवेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट 60 का यूज करके इस पे अल्फा रे को डाला जाता है, ठीक है। और अल्फा रे से क्या होता है, कैंसर का सेल मर जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पीवी ब्लॉक। अच्छा, तो इसका यूज जो है किसके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा, और कैंसर के लिए, ठीक है।
चलिए ये वाला पोर्शन तो हम लोग कवर कर दिए। अब देखिए, अब ना जो ये गोल्ड का फॉयल है, ठीक है, तो ये जो पीवी ब्लॉक है बेसिकली, अब ये अल्फा बीटा गामा रे, यहाँ पे कोई आदमी भी खड़ा है तो इसको भी तो लग जाएगा। तो इसको ना लगे इसके लिए इसको हम लोग कैसे से कवर करते हैं, पीवी ब्लॉक से, और यहाँ से अल्फा बीटा और गामा रे को कहाँ पे, गोल्ड के फॉयल पे गिराया जाता है बेसिकली, ठीक है, अल्फा बीटा गामा रे को। इसके बाद क्या होता है देखिए, एक स्क्रीन लिया जाता है, स्क्रीन, स्क्रीन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में एक स्क्रीन लिया जाता है, और वो स्क्रीन क्या चीज का है, तो जिंक सल्फाइड का ZnS स्क्रीन है, ठीक है। और ये चमकीला नेचर का होता है, कैसा नेचर का होता है, तो यार फ्लोरोसेंट नेचर का, चमकीला नेचर का, ठीक है। इस स्क्रीन को आप कहाँ देख सकते हैं, अगर हम यार इस स्क्रीन की बात करें, तो जब ना हम लोग इसको कहाँ पे देख सकते हैं, तो बेसिकली कहाँ पे, जब रोड वोड पे ना जो रेडियम लगा हुआ होता है वहां पे, मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या खासियत होता है बेसिकली, तो ये ना लाइट को क्या करता है, दिन में जैसे सन के लाइट को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जाता है, ठीक है। और जैसे ही शाम होगा ना उसके बाद ये लाइट को एमिट करना शुरू कर देगा। मीन्स जो ZnS जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है ये लाइट को एमिट करता है डार्क में, ठीक है, एमिट लाइट इन डार्क। जैसे ना लेटर सपोज आप रोड पे जा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे पे एक बोर्ड लगा है कि यहाँ पे राइट टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, तो वहां पे ना बोर्ड आप देखेंगे कि जैसे आपका गाड़ी का लाइट उस पे पड़ेगा ना, तो वो भी रिफ्लेक्ट बैक करता है। वो क्या चीज होता है, बेसिकली जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होता है कि आपका जो लाइट गया ना उसका एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया और उसी चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो यही है बेसिकली जिंक सल्फाइड। और क्या होता है, सनलाइट जब दिन का टाइम हो तो सनलाइट से क्या होता है, ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और यही चीज को अगर हम रूम में ले आए या रात्रि के समय, तो ये ना क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, इसी चीज को जो ऑब्जर्व किया उसी चीज को ये एमिट करता है, ठीक है। तो यही है जिंक सल्फाइड। आप देखिए, अब ना हम लोग इसी चीज को थोड़ा सा, जो अपना जो रदरफोर्ड है ना, जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली किए हैं उसी एक्सपेरिमेंट को अब हम लोग समझते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे अपने साइंटिस्ट हो गए, और ये हमारा हो गया क्या चीज, तो ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव एटम। ये क्या हो गया, तो हमारा रेडियो एक्टिव एटम हो गया। और ये हमारा हो गया गोल्ड का फॉयल, और ये हो गया हमारा स्क्रीन जिसमें ना कोटेड किया हुआ है, जिंक कोटेड किया हुआ है, यहाँ पे जिंक का कोटेशन है पूरे स्क्रीन पे। और अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे यहाँ से गया, हमको काम क्या चीज़ है, अल्फा रे का, तो कुछ ऐसा एब्जॉर्ब किया गया, ऐसे रे गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है। और इसके अंदर में ना वैक्यूम है, मतलब इस ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया ना, वैक्यूम मीन्स यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसी के बेसिस पे ना रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को बेसिकली स्टडी करना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है इसी के बेसिस पे हम लोगों को इस चीज़ों को स्टडी करना है कि ये जो अल्फा रे है इसका नेचर क्या है, इसके बारे में, ठीक है। मतलब ये कैसा बिहेव करता है, जब गोल्ड फॉयल से हम इसको पास कराते तो पूरा पूरा रे पास कर जाता, कि कुछ रे कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाता, कि कुछ रे बाउंस बैक कर जाता। जैसे आप एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे ना, तो 20,000 में से एक ऐसा रे होगा जो बाउंस कर जाएगा न्यूक्लियस के सामने से, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, और सब बहुत सारे रेस जो होंगे क्या होंगे, पास कर जाएंगे। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पढ़ना है बेसिकली। तो यार इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होते चला जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।